नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और न्यूज 18 बिहार झारखंड पर आप खास बुलेटिन देख रहे हैं। खबर एक मिनट अगले आधे घंटे में बिहार झारखंड के साथ ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। सिर्फ 7 सेकंड में खबरों की तह तक विश्लेषण होगा। देखिए खबर एक मिनट। हाथापाई और खींचतान की तस्वीर आई है वैशाली से, जहां महाराणा प्रताप चौक पर पति पत्नी और वो जैसी फिल्मी कहानी देखने को मिली। इस दौरान बीच सड़क पर काफी देर तक तीनों के बीच हाई लेवल ड्रामा चला, जिसे देखने के लिए मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। यहां वैशाली प्रखंड के पुरैनिया की रहने वाली एक महिला अपने बच्चों के साथ महाराणा प्रताप चौक पहुंची और लालगंज प्रखंड के मानपुर के रहने वाले अख्तर मियां को अपना पति बताने लगी, जिसके बाद बखेड़ा खड़ा हो गया। दोनों के बीच सड़क पर तीखी नोकझोंक होने लगी। इसी बीच अख्तर मियां की पत्नी भी मौके पर आ धमकी। फिर तीनों के बीच झगड़ा शुरू हो गया। अख्तर मियां की पत्नी होने का दावा करने वाली महिला ने आरोप लगाया कि अख्तर मियां ने उसके साथ शादी की और किसी किराए के मकान में उसे छोड़कर फरार हो गया। महिला के आरोपों पर अख्तर मियां चुप हो गया, जबकि अख्तर की पत्नी ने उस महिला पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। गया में मामूली विवाद को लेकर दबंगों ने घर में घुसकर जमकर तोड़फोड़ की। तोड़फोड़ की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई है। लाठी डंडों से लैस दर्जनों लोग एक घर के सामने आए। घर का ग्रिल बंद था। दबंगों ने ग्रिल में जोरदार धक्का दिया और फिर घर के अंदर दाखिल हो गए। दबंग घर में घुसकर तोड़फोड़ और पत्थरबाजी करने लगे। कुछ लोगों ने उन्हें रोकने की भी कोशिश की, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं हुए। इस हमले में घर में रह रही एक गर्भवती महिला को भी चोट लगी है। मामला मगध मेडिकल थाना क्षेत्र के सूरजपुरा गाँव का है। बताया जा रहा है कि मामूली विवाद को लेकर 2 युवकों में मारपीट की घटना हुई थी, जिसके बाद दबंगों ने घर पर धावा बोला। अपराधी किस्म के दर्जनों लोग हाथों में लाठी डंडे लिए हुए थे और घर पर ईंट पत्थर बरसा रहे थे। हमले के दौरान घर में कोई पुरुष नहीं था। घर में सिर्फ 2 महिलाएं मौजूद थे। अंदर हेल के सब मारपीट किया है, तोड़फोड़ किया है, पसवान है वो सब। हाँ, पूरा अगल बगल सब तोड़फोड़ के मार चूर के सब निकल गया है। दहेज उन्मूलन को लेकर कड़े कानून हैं। दोषियों को सलाखों के पीछे डाला भी जाता है, लेकिन फिर भी इस पर रोक नहीं लग पा रहा। ताजा मामला नालंदा के हिलसा का है, जहां दहेज के लोभी ससुराल वालों ने एक नवविवाहिता की हत्या कर दी। मामला हिलसा थाना क्षेत्र के नोनिया बिघा की है। घटना को इस तरह से अंजाम दिया गया कि सुनकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। ससुराल वालों ने विवाहिता को कई टुकड़ों में काट डाला और शव को जमीन में गाड़ दिया, ताकि हत्या के बारे में किसी को पता न चले। लेकिन पुलिस शव को जमीन के नीचे से बरामद कर लिया है। बताया जा रहा है कि मृतक का पति रेलवे में 4th ग्रेड कर्मचारी था, जिसका टीटीई पद पर प्रमोशन हो गया, जिसके बाद वो ससुराल वालों से 4 लाख की डिमांड करने लगा और रुपए नहीं मिलने पर लड़की की हत्या कर दी। इस मामले में मृतक के पति संजीत कुमार समेत 5 लोगों पर हत्या का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस बाकी आरोपियों की तलाश कर रही है। धनबाद के गोविंदपुर में हॉरर किलिंग का मामला सामने आया है। यहां बेटी के लव मैरिज से नाराज एक व्यक्ति ने उसकी गला रेत कर हत्या कर दी और फरार हो गया। गोविंदपुर थाना इलाके के नवाटांड की यह घटना है। खास बात यह है कि मां के सामने ही पिता ने बेटी की हत्या की। वारदात की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और बेहोश मां को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया। हत्यारे पिता का नाम राजकुमार साव है, जो झरिया का रहने वाला है। पुलिस के मुताबिक 9 महीने पहले राजकुमार की बेटी ने घर वालों की रजामंदी के बगैर ही प्रेम विवाह कर लिया था। इससे राजकुमार साव नाराज चल रहे थे और जमीन दिखाने के बहाने बेटी की ले जाकर हत्या कर दी। लड़की की हत्या अपनी मां के मौजूदगी में की गई है और हम लोगों को जो ही सूचना मिली, हम लोग घटनास्थल पर गए। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और अभियुक्त रामप्रसाद साव अभी फिरार है। और पुलिस हत्यारे पिता की गिरफ्तारी के लिए सघन छापेमारी अभियान चला रही है। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले के करहल इलाके में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बस दुर्घटना हुई है। बिहार से दिल्ली जा रही प्राइवेट बस दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से एक यात्री की मौत हो गई। वहीं 50 के आसपास लोग घायल हो गए। हादसे की वजह साफ नहीं हो पा रही है, लेकिन अनुमान ऐसा लगाया जा रहा है कि हादसा ड्राइवर को नींद का झोंका आने से हुआ। सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी में 37 घायलों को भर्ती कराया गया, जिनमें 32 की स्थिति सामान्य है। दरअसल करहल थाना इलाके के माइलस्टोन नंबर 93 पर बस पहुंची और डिवाइडर से टकराते हुए खंबे में जा टकराई।
एक्सीडेंट हुआ है, बस पलट गई थी और बस बिहार से जा रही थी दिल्ली की तरफ, जिसमें लगभग 75 यात्री थे और जिसमें 37 यात्री यहाँ पे आए हैं जो घायल अवस्था में है। सड़क हादसे का सीएम योगी ने संज्ञान लिया है और वरिष्ठ अधिकारियों को मौके पर रहकर पीड़ितों की सहायता करने और घायलों को जल्द से जल्द बेहतर चिकित्सा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। बिहार में शराबबंदी कानून लागू हुए 5 साल हो गए। इस दौरान अवैध तस्करी और सेवन के आरोप में लाखों लोग पकड़े गए। कई को पुलिस ने जेल भेजा, लेकिन फिर भी तस्करी की घटनाओं पर रोक लगाना टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। हर दिन पुलिस कार्रवाई करती है और फिर तस्कर दूसरा तरीका अपनाकर इसमें जुट जाते हैं। ताजा मामला वैशाली से है, जहां सदर अनुमंडल के औद्योगिक थाना क्षेत्र से पुलिस ने 50 लाख की विदेशी शराब बरामद की है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एक ट्रक से 828 कार्टन विदेशी शराब बरामद की है। मौके से पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही अनलोडिंग के लिए लाई गई 4 पिकअप वैन को भी जब्त किया गया है। औद्योगिक थाना क्षेत्र का सीपेड में रात्रि में गुप्त सूचना के आधार पर रोड पर एक 14 चक्का ट्रक, 4 पिकअप वैन पकड़े हैं और 6 लेबर उसके साथ पकड़ा है। जिस ट्रक से शराब को पिकअप वैन में लोड किया जा रहा था, उस ट्रक पर नागालैंड का नंबर प्लेट लगा हुआ है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। स्कूलों के मनमानी और फर्जीवाड़े की खबरें कोई नई बात नहीं है, लेकिन यहाँ तो सीबीएसई तक को धोखा दिया जा रहा है। बोकारो में चल रहे कई स्कूलों पर फर्जी कागजात के जरिए सीबीएसई से मान्यता लेने का आरोप लगा है। आरटीआई से मांगी गई जानकारी से ये खुलासा हुआ है। दरअसल बोकारो के रहने वाले डॉक्टर राजकुमार ने साल 2019 में आरटीआई के जरिए जिले में संचालित स्कूलों को जमीन आवंटन की जानकारी मांगी थी। इनमें 3 स्कूलों का फर्जीवाड़ा सामने आया है। सरदार पटेल पब्लिक स्कूल, क्रिसेंट पब्लिक स्कूल और मिथिला एकेडमी इसमें शामिल है। दरअसल इन स्कूलों में 50-50 डिसमिल जमीन स्कूल के लिए 33 साल के लिए लीज पर दी गई है, लेकिन जमीन का रकबा बढ़ाकर इनमें स्कूल के नाम पर एफिलिएशन करा लिया। इनके द्वारा कागजातों में छेड़छाड़ कर सीबीएसई बोर्ड को जालसाजी पूर्वक दूसरा कागजात प्रस्तुत करके और जमीन का रकबा को बढ़ाकर संबद्धता प्राप्त कर ली है। अब स्कूल प्रबंधन के साथ ही सीबीएसई अधिकारियों पर भी मामला दर्ज करने की मांग उठ रही है। सीतामढ़ी में बागमती और अधवारा समूह की नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी के चलते कई इलाकों में बाढ़ का पानी घुस आया है। बतनाहा प्रखंड में नरहा से महुआबा जाने वाली सड़क पर पानी बह रहा है। लोग जान जोखिम में डालकर सड़क से गुजर रहे हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक इस सीजन में तीसरी बार सड़क पर पानी आ चुका है, जिससे काफी परेशानी हो रही है। इधर बाजपट्टी प्रखंड का बलवीरवा टोला एक अदद पुल के लिए तरस रहा है। अधवारा समूह की एक छोटी सी नदी गांव के पास से बहती है, जिस पर लोग चचरी रख कर आने जाने के लिए मजबूर हैं। चचरी पुल पर हमेशा खतरा रहता है और बाढ़ के समय ये खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है। बलवीरवा टोले में 250 से ज्यादा परिवार रहते हैं। तीसरी बार आ गया, तीसरी बार है। हाँ, बढ़िया रहा है, पानी बढ़िया रहा है। हाँ। क्या गांव का संपर्क टूट जाता है पानी पर आ जाने से? कम 10 गाँव, 10 गांव का संपर्क टूट जाता है। कम 10 गाँव। सहरसा में कोसी नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है, जिससे केदली पंचायत के होरील टोला में लोगों की मुसीबत बढ़ गई है। टोले के करीब 150 लोगों का घर पानी में समा गया है। जहां पहले लोगों का घर हुआ करता था, अब कोसी की मुख्य धारा बह रही है। लोग किसी तरह अपने परिवार और मवेशियों को लेकर जान बचाने की जुगत में लगे हैं। बाढ़ पीड़ितों का कहना है कि उन्हें अब तक प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं मिली है। आपदा की घड़ी में नवहट्टा प्रखंड के बीडीओ और सीओ का तबादला हो गया है, लेकिन अब तक नई पोस्टिंग नहीं हुई है। ऐसे में उनकी सुनने वाला कोई नहीं। में भी जो अनाज है वह पानी है, पानी में कोई न पकाने का कोई अब व्यवस्था है, न कोई खाने का व्यवस्था है। और यहाँ पर हम लोग जो किसी ढंग से चौकी पर खड़ा होकर नीचे में पानी बह रहा है। कोसी इस इलाके के लोगों के लिए शाप है। हर साल नदी अपना रास्ता बदलते रहती है, जिससे जान माल का नुकसान होता है। लेकिन सवाल ये है कि जिनका घर और जमीन है वो छोड़कर जाएं तो कहां जाएं? इस बार जून में ही कई इलाकों में बाढ़ का कहर देखा है। जुलाई में नदियों के जलस्तर में वृद्धि से बाढ़ का पानी नए इलाकों में फैल रहा है। सीतामढ़ी में बागमती और अधवारा समूह की नदियां एक बार फिर से उफान पर हैं। कई जगहों पर नदियों का पानी लाल निशान को पार कर चुका है।
सीतामढ़ी में नेपाल सीमा पर बसे सुरसंड प्रखंड के भिट्टा में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। रातों रात नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी की वजह से नेपाल सीमा पर स्थित भिट्टा ओपिक पुलिस चेकपोस्ट में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। इतना ही नहीं, भारत नेपाल सीमा के नो मेंस लैंड और मुख्य मार्ग पर बाढ़ का पानी बह रहा है। पुलिसकर्मी बाढ़ के पानी के बीच किसी तरीके से ड्यूटी कर रहे हैं। पे आप लोग कैसे रहते हैं? हम लोग सुबह से पानी में है, खाना पीना नहीं खा रहे हैं। अभी भी बरसात का मौसम आधे से ज्यादा बाकी है। बारिश की संभावना भी बनी हुई है। ऐसे में परेशानियों से निजात मिलता नहीं दिख रहा। गंगा में उफान का असर साहिबगंज में भी नजर आने लगा है। राजमहल प्रखंड में मोकिमपुर पंचायत के शोभापुर गांव में कटाव शुरू हो गया। एनएच से महज 20 फीट की दूरी पर हो रही गंगा नदी के कटाव से जमीन धंसने लगी है। वहीं उधवा के प्राणपुर में कई घर और करीब 50 एकड़ जमीन गंगा नदी की गोद में समा गई। दोनों जगहों पर लगातार कटाव से ग्रामीण दहशत में हैं। शोभापुर में पिछले 24 घंटे में करीब 100 फीट की दूरी तक की जमीन 4 से 5 फीट नीचे धंसने से स्थानीय ग्रामीण दहशत में हैं। जल्द ही बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य करने का आग्रह सरकार से किया गया है। करीब 8 साल पहले यहां बेतहाशा गंगा कटाव को देखते हुए सरकार की ओर से बोल्डर पिचिंग, लोहा पाइलिंग और अन्य कटाव निरोधी कार्य किए गए, फिर भी कटाव रुका नहीं। लेकिन एक बार फिर से बोल्डर पिचिंग सहित जमीन के धंसने से लोग चिंतित हैं। आशंका जताई जा रही है कि अगर समय रहते कटाव निरोधी कार्य नहीं कराए गए तो देखते ही देखते सैकड़ों घर गंगा में विलीन हो जाएंगे। पिछले कई घंटों से हो रही बारिश से बैतूल के कई इलाकों में नदी नाले उफान पर हैं। इस मॉनसून सीजन में पहली बार सारनी के सतपुड़ा डैम के सभी 7 गेट 2-2 फीट तक खोले गए हैं, जिनसे प्रति सेकंड 11,725 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। इस बार सतपुड़ा डैम बारिश की शुरुआत में ही लबालब हो गया है। डैम का उच्चतम स्तर 1,429 फीट है। वहीं बड़ी मात्रा में पानी छोड़े जाने से तवा नदी में बाढ़ के हालात बन गए हैं और कई घाट और निचले स्थानों पर बने रपटे डूब गए हैं। जिला प्रशासन ने संवेदनशील इलाकों में लोगों को सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं और हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। कोरोना संक्रमण को कम करने के लिए हेमंत सरकार ने कई फैसले लिए हैं। उसमें एक है अंतर्राज्यीय बसों के आने जाने पर रोक, लेकिन गोड्डा से बेरोक टोक इंटर स्टेट बस सर्विस जारी है। वहीं हैरानी की बात है कि ये बसें पुलिस गश्ती वाहन की मौजूदगी में चल रही है। मतलब साफ है कि प्रशासन की मंजूरी से बस सेवा जारी है। तस्वीरें मेहरमा प्रखंड के घोरी चक्की है, जहां एक सप्ताह से कई राज्यों के लिए बसें चल रही है। इसमें हर यात्री से 2,000 से 3,000 रुपए तक वसूले जाते हैं। वहीं इस बसों के पीछे पुलिस गश्ती गाड़ी भी खड़ी दिखती है। न्यूज 18 की टीम ने जब बसों के परिचालन पर प्रशासनिक अधिकारियों से पक्ष जानने की कोशिश की, तो चाहे वो एसडीपीओ हो या फिर सीओ, मामले से पल्ला झाड़ते दिखे। कहाँ जा रहे हो? काम करने को। कहाँ? ऊपी। हाँ? ऊपी। घर कहाँ है? हाथीगढ़। वहीं थाना प्रभारी तो बस चलने की जानकारी से ही इनकार करते दिखे। वहीं रोक के बाद भी बसों के सीमा पार करने पर भी गंभीर सवाल उठा रहे हैं। गया में धर्मांतरण के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। शिक्षा की कमी, अंधविश्वास और लालच के कारण अब बड़े पैमाने पर लोग धर्मांतरण करा रहे हैं। कुछ दिनों पहले नैली पंचायत के दुबहल गांव में सैकड़ों लोगों के धर्मांतरण का मामला सामने आया था। ऐसा ही मामला डोभी प्रखंड में भी आया है, जहां नवनिर्मित चर्च में बड़ी संख्या में महादलित जाति के लोग प्रार्थना सभा में शामिल हो रहे हैं। हालांकि सभी लोगों ने अभी ईसाई धर्म नहीं अपनाया है, लेकिन यहाँ जितने भी लोग आए हैं वो सभी अंधविश्वास से ग्रस्त दिखाई दे रहे हैं। वो घर में बीमारी की बात करते हैं और दावा करते हैं कि पादरी के पानी से उनकी बीमारी ठीक हो जाती है, जबकि कई लोगों का कहना है कि चर्च में आने से उनका बिगड़ा हुआ काम बन जाता है। धर्म के नाम पर भोले भाले लोगों को माइंड वॉश किया जा रहा है, जिसके चंगुल में ये ग्रामीण आ रहे हैं। ये हाल तब है जब लालच देकर किसी का धर्म परिवर्तन कानूनन अपराध है।
सरकारी दफ्तरों में बाबुओं की लेट लतीफी की खबरें आम बात है, लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं एक ऐसी सरकारी दफ्तर जो न सिर्फ अनुशासित है बल्कि समय के मामले में पाबंद भी। यहाँ रोजाना काम की शुरुआत प्रार्थना से होती है। हम बात कर रहे हैं रांची के ओरमांझी प्रखंड कार्यालय की, जहाँ रोजाना सुबह 10:30 बजे प्रार्थना का समय निर्धारित है और इस प्रार्थना में बीडीओ और सीओ के साथ सभी कर्मचारी उपस्थित होते हैं। यहाँ प्रार्थना की शुरुआत पूर्व बीडीओ अभिनव स्वरूप ने की थी, जिसके बाद ये परंपरा बन गई है। प्रार्थना के बारे में कर्मियों का कहना है कि इसमें कर्मियों के बीच बेहतर तालमेल बैठाने में भी मदद मिलती है। के प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा ये शुरू किया गया था और इस परंपरा को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। ये अच्छी परंपरा है। काम करने से पहले अगर ईश्वर को याद किया जाए तो दिन अच्छा जाता है, ऐसा कहा जाता है। एक तरफ सरकारी दफ्तरों में लापरवाही आम देखी जाती है तो दूसरी तरफ ओरमांझी प्रखंड कार्यालय है जो मिसाल पेश कर रहा है। स्वरोजगार को बढ़ाया जाए, इसको लेकर केंद्र और राज्य की सरकार प्रयासरत है। लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जो लोग इस तरह के रोजगार में जुड़े हैं उन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। नालंदा जिले के राजगीर अनुमंडल क्षेत्र का सिलवा स्थित नेपुरा गांव, जहां के बुनकरों को लेकर उद्योग विभाग उदासीन बना हुआ है। सरकार के द्वारा उद्योग विभाग ने सिलाब के नेपुरा गांव में करीब 30 लाख की लागत से बुनकर भवन का निर्माण कराया था ताकि इस भवन में बुनकर अपनी कपड़ा का निर्माण कर सके, लेकिन 10 साल से अधिक बीतने को है, फिर भी बुनकरों को यह भवन सौंपा नहीं गया, जिससे कि बुनकर अपने छोटे छोटे कमरों में जैसे तैसे कपड़ा का निर्माण कर रहा है। मैं जिस उद्देश्य से ये भवन बना था बुनकरों को, वो उद्देश्य पूरा नहीं हुआ, इसलिए कि बुनकर को यहाँ लूम गढ़ने के लिए मिला था, वो लूम नहीं गढ़ाया, ठीक है ना, इसलिए ये बुनकर को हैंडओवर किया जाए। भवन अब धीरे धीरे जर्जर होना शुरू हो गया है। कहीं फर्श टूट गया है तो कहीं दीवार में दरार आना शुरू हो गया है। सिमडेगा में युवाओं के मन में देश सेवा का जज्बा जगाने में जुटा है एक ग्रुप। इस ग्रुप का नाम है मुझे कुछ करना है। युवा शक्ति को जवान रवि सहनी का साथ मिल रहा है, जिनके मार्गदर्शन में जिले के 300 युवा देश सेवा के लिए कुछ कर गुजरने के जज्बे के साथ शारीरिक मेहनत के साथ पढ़ाई में भी जुटे हैं। इस ग्रुप में 200 लड़कियां और 100 लड़के हैं। सभी को बेहतर प्रशिक्षण मिल रहा है, जिससे कुछ कर गुजरने की इच्छा युवाओं में और भी प्रबल होती जा रही है। इस ग्रुप के जरिए रांची और सिमडेगा में कैंप लगाकर सैकड़ों लोगों को सेना में नौकरी लगाया जा चुका है। वहीं कोरोना में स्कूल कॉलेज बंद होने से युवाओं में जो निराशा का भाव था, उसे भी दूर करते हुए उन्हें देश सेवा के लिए प्रेरित भी किया जा रहा है। आदिवासी बहुल इलाका में ललित का संरक्षण और युवाओं की चाहत ने एक जज्बा पैदा किया है, जिससे कई लोग प्रभावित हो रहे हैं और इसका फायदा भी मिल रहा है। सैनिटाइजर हानिकारक है? क्या टीके आपके डीएनए को संशोधित करते हैं? क्या टीकाकरण आपको कोविड-19 से संक्रमित कर सकता है? क्या ये कुछ सवाल आपके मन में हैं? खैर, अब एक जगह है जहां आपके सभी प्रश्नों का उत्तर दिया जा सकता है, और वो है सब आपके फोन पर। नेटवर्क 18 ऑफ फेडरल बैंक के राष्ट्रव्यापी वैक्सीन जागरूकता अभियान के तहत कोविड-19 के खिलाफ संजीवनी ए शॉट ऑफ लाइफ संजीवनी व्हाट्सएप नंबर हेल्पलाइन शुरू की गई है। आपको बस 7977773753 नंबर पर व्हाट्सएप करना है और आपको तुरंत अपने उत्तर प्राप्त होंगे। जानकारी जिसे जांच और क्रॉस चेक किया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कोविड-19 पर अपने प्रश्नों को व्हाट्सएप करें और अपनी जरूरत की सभी जानकारी प्राप्त करें। और फिर से हम आपको एक बार नंबर